कर लेते हैं इसके कस्टम्स के। देखो डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स छोटा है, रेगुलेशंस बड़ा है, तो हमेशा हर चीज़ में ऐसे ही आएगा। रूल्स होता है सेक्शन 156, टाई पर लाश जब भी रखी होती है रूल है। टाई पर लाश है तो ये रूल है, टाई पर लाश रखने का रूल है। और 157 यानी टाई के ऊपर लॉक लगा दो तो ये रेगुलेट है। टाई पर लॉक लगा दिए तो तुम रेगुलेट कर रहे हो उस चीज़ को, ऐसे याद कर लो। ये तो रूल्स छोटा देखने में छोटा है ना, ये लंबा है। तो 156 157, लेकिन टाई पर लाश रखी तो वो रूल है, टाई पर लाश रखना रूल है, और टाई पर लॉक लगाना ये रेगुलेट करती है आप इससे। ये कौन बनाता है रूल? रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और रेगुलेशन कौन बनाता है? डिपार्टमेंट बनाता है, CBIC बनाता है। रूल जो होता है एक्ट को सपोर्ट करती है, और रेगुलेशन जो होता है एक्ट और रूल दोनों को सपोर्ट करती है। इस रूल्स को भी सपोर्ट करती है और एक्ट को भी सपोर्ट करती है रेगुलेशन। तो पहले रूल आते हैं फिर रेगुलेशन आते हैं। तो रूल को भी सपोर्ट, रूल और एक्ट दोनों को सपोर्ट करने के लिए रेगुलेशन आते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगर आप मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल कहते हैं, या तो हाई स्पीड डीजल ये इंपोर्ट कर रहे हो, तो बेटा आपको रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी पे करना पड़ेगा @8 पर लीटर के हिसाब से। आप मोटर स्पिरिट या फिर हाई स्पीड डीजल लीटर में मंगवाते हैं ना, तो 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से आप रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी पे करना पड़ेगा आपको, ताकि हम रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। समझ गए? जब भी पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो वो साथ साथ में सेस भी पे करते हैं। कौन सा सेस पे करते हैं? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस @8 पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, याद हो गया? अब अगला देखो, अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हो तो बेटा हेल्थ सेस भी पे करना पड़ेगा @5% के हिसाब से आपको हेल्थ सेस भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हो तो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। आगे कंसेप्ट है हमारा HSN का, यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है। ये दो तरह के सिस्टम होते हैं, इंटरनेशनल और इंडिया के। इंटरनेशनल जो 6 डिजिट का कोड रहता है, और इंडिया का कोड है 8 डिजिट का। कितने का? 8 डिजिट का। इसमें फर्स्ट 2 डिजिट रहते हैं चैप्टर के नाम, चैप्टर के नंबर, सॉरी, फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं चैप्टर के नंबर, नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं हेडिंग के नंबर, नेक्स्ट 2 डिजिट सब हेडिंग के नंबर, और नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं प्रोडक्ट का कोड। तो पहले होता है चैप्टर, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर प्रोडक्ट का कोड। लास्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट का कोड। एक्चुअली देखा जाए तो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 होते हैं। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट के रेट होते हैं, शेड्यूल 2 में क्या होता है? एक्सपोर्ट के रेट होते हैं। ये किसके हिसाब से होते हैं? HSN के हिसाब से रेट होते हैं। तो HSN जो कोड होता है, मतलब ये यहाँ पर होता है अपना कस्टम्स, किसमें आता है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर होता है ये। ठीक है, तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर होगा। शेड्यूल 1 2 शेड्यूल होते हैं मैक्सिमम, ये शेड्यूल 1 से भरा होता है, शेड्यूल 2 में थोड़ा बहुत ही होता है, जो कि एक्सपोर्ट के रेट होते हैं। तो शेड्यूल 1 में जो रेट होंगे, शेड्यूल 1 में एक्चुअली 21 सेक्शन है, 98 चैप्टर हैं, जिसके अंदर हेडिंग और सब हेडिंग है, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट कोड के हिसाब से वो रेट लिखे होते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर आई थिंक। उसके बाद देखो अकिन प्रिंसिपल क्या होता है? अकिन प्रिंसिपल, अकिन का मतलब होता है सिमिलर, मोस्ट सिमिलर। रूल नंबर 4 है ये, कि पहले तो अगर मोस्ट सिमिलर और अकिन यानी क्लासीफाई के हिसाब से क्लासीफाई करना होता है। अगर रूल नंबर 1 2 3 में कवर नहीं हो रहा कोई आर्टिकल, कोई प्रोडक्ट हमने देखना है कि HSN कोड में अगर नहीं मिल रहा है हमें, हम यहाँ वहाँ ढूंढा हमें नहीं मिला, तो हम रूल नंबर 4 पर आएंगे। पहले तो 1 2 3 के हिसाब से ढूंढ लेते हैं कि अगर कोई टी देखनी है, टी मिल गई कहीं पर हमें, ठीक है, ओके है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि नहीं मिल रही कहीं पर भी, तो मोस्ट अकिन, ये वाला अकिन प्रिंसिपल लगाते हैं कि 1 2 3 में नहीं मिल रहे हम वो चीज़, जो गुड्स हैं, इसका कितना रेट लगाना है। तो जो मोस्ट सिमिलर होगा ना, तो अकिन प्रिंसिपल लगा के जो मोस्ट सिमिलर होगा वो हम गुड्स उसके आसपास का ले लेंगे और उसके हिसाब से रेट लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया अकिन प्रिंसिपल। अगला देखो, अगर ड्यूटी 100 रुपये तक बन रही होती है तो बेटा वो एग्जम्प्टेड होती है। अगर ड्यूटी 100 रुपये तक बन रही होती है तो वो एग्जम्प्टेड होती है। जैसे हमने कोई सामान इंपोर्ट किया है, हमने ड्यूटी निकाली कि कितनी पे करनी सरकार को, वो 100 रुपये तक की बन रही है। हमने कोई सामान इंपोर्ट किया और ड्यूटी पे करनी है, वो 100 रुपये तक की बन रही है, थोड़ा सा ही सामान है, 100 रुपये की ड्यूटी बनती है, तो वो एग्जम्प्टेड होती है, हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाए भैया, टाइप्स ऑफ दी पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखो 5 तरह के पोर्ट होते हैं। सी पोर्ट होता है, एयरपोर्ट होता है, तो हमें पता है सी पोर्ट एयरपोर्ट पता है। इसके अलावा लैंड कस्टम स्टेशन होते हैं, LCS कहते हैं इसे, लैंड कस्टम स्टेशन, यानी लैंड पर स्टेशन बना हुआ है, लैंड कस्टम स्टेशन। उसको कहते हैं इन लैंड कंटेनर डिपो होते हैं, ICD कहते हैं जैसे, इन लैंड कंटेनर डिपो, यानी ज़मीन के अंदर कंटेनर है, ज़मीन के अंदर इन लैंड कंटेनर डिपोट है। मतलब ऐसे याद करने के लिए मैंने बोला है, बाकी कैसा होता है मुझे पता नहीं। और उसके बाद है इनलैंड, मतलब ऑनलैंड ही होना चाहिए। इनलैंड कंटेनर हम याद करने के लिए याद करें, इनलैंड, लैंड के अंदर कंटेनर बना हुआ है, डिपो। और 5वां है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन अटैच टू द पोर्ट,
अटैच टू द पोर्ट, यानी भाड़े वाले कंटेनर। कंटेनर फ्रेट का तो भाड़ा होता है ना, तो भाड़े वाले कंटेनर ये 5 आ गए। सी पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन, लैंड के ऊपर कस्टम स्टेशन, इन लैंड, लैंड के अंदर कंटेनर डिपोट, और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कंटेनर के भाड़े वाले स्टेशन जो कि अटैच टू द पोर्ट होते हैं। ठीक है, 5 तरह के पोर्ट होते हैं, याद हो गया तुम्हें। आगे आ जाओ जरा। डिपार्टमेंट एससीएन को भेज सकता है, क्या भेज सकता है नॉर्मल केस में? डिपार्टमेंट जो है एससीएन को नहीं भेज सकता, एससीएन भेज सकता है। एससीएन मतलब शो कॉज नोटिस भेज सकता है नॉर्मल केस में और फ्रॉड वाले केस में। आप नॉर्मल केस में भेजता तो 1 साल तक डिपार्टमेंट जो है शो कॉज नोटिस भेज सकता है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द ड्यूटी। उसको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ है, पेमेंट की ड्यूटी पेमेंट अच्छे से नहीं किए, कम किए, जो भी किए, तो शो कॉज नोटिस भेज सकता है 1 साल के अंदर नॉर्मल केस में। लेकिन अगर फ्रॉड वाला केस है तो 5 साल के अंदर वो फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ ड्यूटी वो आपको शो कॉज नोटिस भेज सकता है डिपार्टमेंट। ठीक है, ये तो टाइम की बात आ गई कि नॉर्मल केस में 1 साल और फ्रॉड वाले केस में 5 साल तक आपको शो कॉज नोटिस भेज सकता है डिपार्टमेंट। ठीक है, अगला केस देखो। ड्यूटी पाने के लिए डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकता है। ड्यूटी पाने के लिए, ड्यूटी वापस अगर कोई आदमी ड्यूटी नहीं पे कर रहा है तो उसके लिए डिपार्टमेंट क्या प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए कर सकता है। 6 महीने के लिए कर सकता है। उसके बाद उसको लगता है अभी भी रिटर्न नहीं, मतलब ड्यूटी नहीं मिल पा रही है मुझे, तो 6 महीने के लिए फिर एक्सटेंशन कर सकता है। ऐसे एक्सटेंशन कब तक कर सकता है? 2 साल तक एक्सटेंशन कर सकता है प्रॉपर्टी को अटैचमेंट की, यानी 6 महीने तक करता है और 6 महीने के बाद 6 महीने की एक्सटेंशन लेकर 2 साल तक वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है डिपार्टमेंट ड्यूटी पाने के लिए। वो डराने के लिए, एक्चुअली बंदे को डराता है, नहीं तो वो वापस को प्रॉपर्टी को बेच के भी वो अपनी ड्यूटी को वापस पा सकता है। डिपार्टमेंट चाहे तो प्रॉपर्टी को बेच के भी अपनी ड्यूटी को वापस पा सकता है। ठीक है, तो 6 महीने करके एक्सटेंशन करके 2 साल तक प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं डिपार्टमेंट। अगला देखो, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी 6 महीने तक क्लेम कर सकते हो। रिफंड ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट किया अपने सामान, तो आपने को ड्यूटी पे की। एक्सपोर्ट पे जनरली नहीं होता है, लेकिन कुछ मटेरियल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने गलती से पे कर दी है तो बेटा 6 महीने तक आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। 6 महीने तक आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। अगर इंपोर्ट ड्यूटी आपने, जब कोई सामान इंपोर्ट हो, मैक्सिमम इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ती है, लेकिन आपने गलती से पे कर दी है, या फिर आपने जैसे इंपोर्ट किया उसके बाद वो उसके ऊपर सरकार ने उसको माफ़ कर दिया था उस इंपोर्ट को, तो आप कहते हैं तो मुझे रिफ़ंड चाहिए इसका, तो रिफ़ंड भी आप क्लेम कर सकते हो। इंपोर्ट ड्यूटी आपने गलती से पे कर दी है जो, आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। 6 महीने तक आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। कब तक? 6 महीने तक आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। याद करना, जीएसटी वाले केस में 2 साल तक आप रिफ़ंड क्लेम कर पा रहे थे, यहाँ पर कस्टम के केस में आप 6 महीने तक रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग क्या कहते हैं? अगर मुझे जानना है कि एडवांस में मेरी वैल्यू कितनी बनती है, रेट कितना बनता है, गुड्स कहाँ क्लासीफाई होंगे, तो मैं एडवांस रूलिंग के पास जा सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे 4 कॉपीज़ हैं, क्वाड्रिप्लिकेट में मुझे देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है? 4 कॉपीज़। एडवांस रूलिंग में कितनी कॉपीज़ देनी पड़ती है मुझे? क्वाड्रिप्लिकेट में कॉपी देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो एडवांस रूलिंग क्या कहती है? ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे 90 दिन के अंदर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे जो भी तुम्हारे डाउट हैं कि तुम्हारी वैल्यू कितनी है, रेट कितना बनता है, गुड्स कहाँ कैसे क्लासीफाई होंगे, सब मैं बता दूंगा 90 दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अरे गलती हो गई यार, मुझे तो नहीं डालनी थी एप्लीकेशन, मैंने गलती से डाल दी है। तो डालने के 30 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, 30 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं तो 90 दिन के अंदर डिपार्टमेंट आपको बता ही देगा। समझ गए? इसे कहते हैं एडवांस रूलिंग। एडवांस में बता देगा कि तुम्हारी कितनी वैल्यू है, कितना रेट है, गुड्स कैसे क्लासीफाई होंगे। समझ गए? एक छोटा सा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट है कि वेयर हाउसिंग 3 तरह के होते हैं एक्चुअली। प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं, पब्लिक वेयर हाउस होते हैं और स्पेशल वेयर हाउस होते हैं। प्राइवेट वेयर हाउस होता है सेक्शन 58 में आता है, पब्लिक वेयर हाउस सेक्शन 57 में आता है और स्पेशल वेयर हाउस सेक्शन 58A में आता है। 58 क्या है? लावा। तो लावा वेयर हाउस में लावा होता है तो वो प्राइवेट का ही होता है, प्राइवेट में वाले ही लावा डालते हैं। 57 यानी लॉक लगा हुआ है, तो लॉक जो होता है वो पब्लिक, जैसे पब्लिक टॉयलेट में लॉक लगा के रखते हैं ना, तो वहाँ पर पब्लिक का है, तो वहाँ पर सेक्शन 57 में पब्लिक का वेयर हाउस होता है तो उसको लॉक लगा के रखते हैं। 58 ये कि लावा, ए वाला लावा जो होता है बेटा वो स्पेशल वाला होता है। ए वाला लावा के ऊपर ए लिखा हुआ स्पेशल वाला लावा है, स्पेशल वेयर हाउस है वो। ठीक है, ये 3 तरह के वेयर हाउस होते हैं। अब वेयर हाउस का पीरियड क्या होता है रखने के लिए? अगर इम्पोर्ट हो अदर देन द EOU, इम्पोर्टर जो हो, अगर इम्पोर्टर हो अदर देन EOU, ये मतलब तो 1 साल तक। EOU होते हैं कुछ स्पेशल बंदे होते हैं, जैसे SEZ वाले हो गए वैसे ही होते हैं। अगर इम्पोर्टर हो अदर देन EOU तो बेटा 1 साल तक आप रख सकते हो, और अगर EOU तो टिल क्लियरेंस, जब आपकी मर्जी है बेटा, जब तक आप क्लियर नहीं करते तब तक आप रख सकते हो वेयर हाउस के अंदर। ठीक है,
अब देखो वेयर हाउस में सामान रखने के लिए आपको बॉन्ड भरना पड़ता है, जिसको इनटू बॉन्ड कहते हैं। वेयर हाउस में सामान रखने के लिए आपको बॉन्ड भरना पड़ता है, जिसे सिक्योरिटी भी कहते हैं। बॉन्ड भरना पड़ता है, कागज़ का पेपर हो गया, उसका बॉन्ड भरना पड़ता है। कितनी अमाउंट का भरना पड़ता है? 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ड्यूटी। जितनी भी ड्यूटी बनती है तुम्हारी, जैसे तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो वहाँ पर लिखते हो ना, कितना मेंशन करते हैं। तो वेयर हाउस में रखने के लिए क्या, तो बिल ऑफ एंट्री तो फाइल नहीं करते, लेकिन आपको पता होता है कि कितनी ड्यूटी बन रही है, तो इतनी ड्यूटी का आप 3 टाइम्स जो होता है वो आपको बॉन्ड भरना पड़ता है, सिक्योरिटी भरनी पड़ेगी। ठीक है। अब दूसरी बात सुन लो कि 90 डे आप वेयर हाउस में एक, वैसे तो टाइम है 1 साल तक का, लेकिन 90 दिन के अंदर अंदर आप निकाल लेते हो तो बेटा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट इंटरेस्ट आप रख सकते हो। बाद में जब भी आप लेने जाओगे तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करके आप वापस ले जाना उसको। ठीक है, नॉर्मल वेयर हाउस चार्जेस पे करके जो भी होगा वो लेके जा सकते हैं। लेकिन 90 दिन के बाद आप रखते हो तो बेटा आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करके तो लेके जाओगे ही जाओगे, वो तो आप ड्यूटी तो पे करोगे, साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। 90 दिन के बाद आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट 15% पर एनम। 90 दिन से पहले कम टाइम है तो इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 90 दिन के बाद वेयर हाउस में रख रहे हो, रख सकते हो 1 साल तक रख सकते हो, नो डाउट। लेकिन 90 दिन के बाद अगर आप रख रहे हो 1 साल तक, मैक्सिमम 1 साल तक ही है ना, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, साथ में एट द रेट 15% पर एनम के हिसाब से। आपको डेफिनेटली आपको ड्यूटी से पे करनी ही पड़ेंगी, जो कि आप पीओ के पास ड्यूटी पे करोगे पहले आके, वहाँ पर जाकर फिर वेयर हाउस के पास जाओगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर जो चार्जेस होंगे उसके अलावा आप इंटरेस्ट भी पे करोगे, वेयर हाउस चार्जेस के अलावा इंटरेस्ट भी पे करोगे एट द रेट 15% पर एनम के हिसाब से। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर ही छोटे मोटे टॉपिक हमारे कस्टम से खबर हो गए हैं। ठीक है।